मैं डॉक्टर झा। आप सुन रहे हैं डॉक्टर झा की बातें। मैं रिटायर्ड चेयरमैन हूँ और मैं प्रोफेसर का मैनेजमेंट भी था और मीडिया में भी मैं अपना प्रेजेंस बनाए रहता हूँ। आज चिंता की विषय ये है कि असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस का क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ जो है मैदान में खड़ी है और असेंबली इलेक्शन में दिखा दिया कि बीजेपी नए नए पैतरों के साथ इलेक्शन जीत जाती है। खबरें बहुत तरह की हैं, लेकिन सत्य ये है कि जो जीता वो सिकंदर। बीजेपी जीत गया 3 राज्यों में, वो सिकंदर बना हुआ है। कांग्रेस तेलंगाना में जीता, वो उसकी खुशी उसको है, लेकिन यह भी तय है कि तेलंगाना में भी बीजेपी की जो सरकार है वो कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहेगी और वहाँ के सरकार को तंग करेगी, जो उनकी आदत रही है कि जो भी विपक्ष के पार्टी की सरकारें होती हैं उनको किसी न किसी रूप में परेशान करना, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो नेता हैं मोदी जी, उनको तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। जैसे अभी उन्होंने निश्चय किया है कि पहले राम मंदिर का जो है शिलान्यास करेंगे, वहाँ प्रार्थना करेंगे, पंडित का रूप धरेंगे। उसके बाद वहाँ काफ़ी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है वीआईपी गेस्ट के रूप में, जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, कलाकार हैं, कोई इंडस्ट्री वाले हैं और सब हैं। बैकग्राउंड से ये समझ में आता है कि इन लोगों ने ज़रूरी मंदिर के निर्माण में कंट्रीब्यूशन दिया होगा, जो आजकल अब तक हम लोगों ने कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछा कि आप मंदिर किस पैसे से बना रहे हैं। वो एक मोटा गोलमोल जवाब दे देते हैं कि ये मंदिर लोगों के पैसे से बना है, उनके कंट्रीब्यूशन से बना है। चूँकि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के कंट्रीब्यूशन को छानबीन की जाए या उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए। मंदिरों को इस मामले में काफ़ी स्वतंत्रता है, इसलिए वो कहीं से भी धन ले सकते हैं और इस नियम का भरपूर दुरुपयोग जो है बीजेपी करती है। वो सनातन धर्म के भाव को उभार करके और लोगों को इसमें जाल में फंसाए रखती है। और कल को होकर के मोदी जी मथुरा के कृष्ण मंदिर में जो है वहाँ भी कुछ इस तरह का हंगामा करवाएंगे और उसको भी बनवाएंगे जिस तरह से बनारस में उन्होंने किया। ठीक है, विकास के नाम पर, उसको सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जो धार्मिक भावना आहत हुई है उसका कोई उपाय नहीं है जो लोगों के मन से उसका रोष जा सके। अब हम बात करते हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस के लिए क्या विकल्प है। ये शुरू से ही पता था। इंडिया ग्रुप जो है, जो इन्होंने बनाया था, वो एक कमज़ोर ग्रुप था, क्योंकि 3 मीटिंग के बाद या 4 मीटिंग के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपने अपने राज्यों में अपना चुनाव लड़िए, अभी हम लोग सीट शेयरिंग की बात नहीं करेंगे। और इस कमजोरी का फ़ायदा बीजेपी ने भरपूर रूप से उठाया, अपने धन का पूरा प्रयोग किया। तो इस इलेक्शन में पैसे का बेहिसाब प्रयोग किया गया। दरिद्र नारायण को भोजन देकर चुनाव जीता गया। क्या यही स्थिति बनी रहेगी? कांग्रेस को सबसे अलग रहकर 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों की खामियों को भी कांग्रेस के माथे पर डालकर जनता को गुमराह करती रहती है, इसलिए उनको अलग छोड़ना पड़ेगा। साथ ही पार्टी के कुर्राट नेताओं जो हैं उनको हाशिए पर धकेलना पड़ेगा और आगे लड़ने के लिए आर्थिक क्षमता वाले नेताओं को बढ़ाना होगा। तभी राहुल गांधी की हिम्मत और मेहनत का फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। इस बीच में पार्टी में कम्युनिकेशन में तरक्की हुई है। तीसरे चैनल कांग्रेस को मदद करेगा
जो वैश्विक स्तर पर काम करता है। कम शब्दों में कांग्रेस को एकता चलो की रास्ता अपनाना कर बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश होगी, क्योंकि कांग्रेस के दोस्ती के मंत्र में अभी भी दम है। बीजेपी को हिंदुत्व का चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुओं में कमजोरी धर्म और अंधविश्वास है। देश को संविधान के अनुरूप बनाए रखने की जिम्मेदारी अब सिर्फ कांग्रेस की रह गई है, क्योंकि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती हैं और उस हिसाब से काम करता है। अर्थव्यवस्था के तूफानी दौर बनाए रखना हमारे लिए खतरा नहीं है, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या टाटा, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान मोटा मोटी अभी भी कमजोर ही है। चाहे हम जो भी तरक्की का डाटा दे दें, लेकिन हमारा उस तरह की स्थिति नहीं है कि हम अपने आप को जो है विश्व में आर्थिक रूप में बहुत सक्षम दिखा सकें। अभी भी हम दूसरों पर भरोसे पर हैं। आप देखिए, चीन और अमेरिका की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनसे हमेशा हम जो है सौदा करते हैं और उनके सामने जा कर के नतमस्तक होकर के उनका सामान खरीदते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को एक मन बनाना पड़ेगा कि अगर इंडिया ग्रुप साथ में आता है, जो अभी हाल की घटना जो हुई है टीएमसी के सांसद के साथ, उसके बाद थोड़ी सी जो है सुगबुगाहट फिर हो गई है उनको साथ आने की, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि अकेला खड़ा रहना मुश्किल होगा। उसको बनाए रखते हुए भी मन में कांग्रेस को ये सोच के चलना है कि उन्हें ही लीड लेना है, राहुल गांधी जी को पहल करनी होगी, क्योंकि वही एकमात्र कांग्रेस के नेता है जो विश्व स्तर पर अभी पहचान में बनाए हुए हैं, और इसकी आवश्यकता हमेशा जो है इस कांग्रेस को पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि कांग्रेस जितनी जल्दी हो अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाए, नए नए लोगों को इम्पॉर्टेंट जगह पर काम में लगाए और सक्षम लोगों को लगाए। सिर्फ वक्तव्य देने वाले लोगों से काम नहीं चलेगा, बहस करने वालों से काम नहीं चलेगा, जो सक्षम रूप से खड़ा होकर काम कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी की हमेशा कोशिश होगी कि एजेंसियों को लगा करके कांग्रेस की कमजोरी दिखाई जाए, लोगों में बदनाम किया जाए। लेकिन मेरा अपना विश्वास ये है कि जनता यह बात समझ गई है और बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को वो समझती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर जो है नेगेटिव असर नहीं होगा। हालांकि यदि कोई नेता इस तरह के जांच में फंसता है तो यह उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह इसको अपने हाथ से हैंडल करे। उसमें कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है और इसको सक्षम बनाना है, इसको मजबूत करना है, और आगे जो है आने वाले चुनाव में 2024 में आपको अपने को कड़े रूप में और सशक्त रूप में पेश करना है, जिससे जनता को समझ में आए कि बीजेपी का एक अच्छा विकल्प है जो संविधान की रक्षा कर सकता है, जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और वही उसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इससे पार्टी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और पार्टी को एक अच्छा नया कदम लेने का मौका मिलेगा। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए, जिससे कि बाकी जो भी लोग हैं उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन ये मिले और वो भी इसको समझ सकें कि आगे उन्हें क्या करना है। धन्यवाद।